लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम जिसको हम लोग बोलते हैं। और इस जगह से वेव्स का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तुम लोग का 11th का पोर्शन में वेव्स में क्या क्या बता देता हूँ कि एक तो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसके बाद फिर आएगा तुम्हारा वेव ऑन स्ट्रिंग, उसके बाद फिर आएगा तुम्हारा साउंड वेव। तो ये तीन तुम्हारे 11th में वेव्स के टॉपिक्स चैप्टर्स हैं। और जो 12th में आएंगे डेट विल बी वेव ऑप्टिक्स, है ना। तो वेव ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम्हें एसएचएम समझ में आएगा। तो इसका मतलब है कि कुल मिला करके वेव्स अगर तुम्हें अच्छे तरीके से समझना है और या फिर अब इसको कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो एसएचएम तुम्हें अच्छे तरीके से आना ही चाहिए। तो ये बिल्डिंग है, समझ लो कि कोई भी अगर चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और एसएचएम उसका बेस है। ठीक है, तो इसका अब हम लोग समझते हैं क्या डेप्थ है और जेई में कितना इसका वेटेज है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जेई में इसका वेटेज मैं बोलूँगा कि 50-50% है। चांसेस है कि क्वेश्चन इस पे आए और चांसेस है क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन हाँ, इससे पहले जो हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स वगैरह चैप्टर्स वगैरह पढ़े थे उससे कम है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास पढ़ा या फिर आरबीटी पढ़ा, तो आरबीटी से थोड़ा कम वेटेज मैं दे सकता हूँ इसको। लेकिन हाँ, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और इसमें लास्ट पार्ट में जब सुपरपोजिशन वगैरह आता है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आगे जा कर के काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो खैर वो हम लोग आगे जा कर के देखेंगे। तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो हम लोग सारा क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग साउंड वेव तक नहीं पहुंचेंगे, है ना। साउंड वेव में से क्वेश्चंस तो जेई में आते हैं, और तुम्हारा एसएचएम अगर अच्छा नहीं है तो साउंड वेव भी अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा हम लोग मान करके चल रहे हैं। तो वेटेज अच्छा है, मान करके चलो कि इसे कवर अप करना ही करना है। दूसरा चीज़, ये वेव्स अगर चल रहा है तो कोई भी एसएचएम में तो फिर भी मैं हद तक समझा दूंगा, क्योंकि मैकेनिक्स से थोड़ा बहुत रिलेशन रखता है। स्प्रिंग है, ब्लॉक है, एसएचएम कर रहा है मतलब मोशन कर रहा है, तो मैं समझा दूंगा। लेकिन साउंड वेव, और जब साउंड वेव चलता है, वेव ऑन स्ट्रिंग चलता है, तो उस समय तो सिर्फ इक्वेशन से बातें होती है, हवा में बातें होती है ना। वो हमें फिजिकली दिखता नहीं है। तो जो चीज़ दिखता नहीं है वो चीज़ समझने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो एसएचएम तुम्हें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नया होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि फॉर्मूलेज एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है। फॉर्मूलेज भूले तो समझ लो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और दूसरा चीज़, उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस तुम लोग रेगुलरली करते रहा करो और रिवीजन करते रहा करो। चैप्टर बहुत ज़्यादा मतलब कि लेंदी नहीं है, 6-7 लेक्चर तक लगेगा, 7 लेक्चर तक में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लास्ट में एक डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन सिर्फ मेंस में है, एडवांस में नहीं है। और इस बार के 12th के लिए तो डैम्प्ड ऑसिलेशन भी हट गया था, लेकिन तुम लोगों में तो रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारा चीज़ तुम्हें बता दिया मैंने। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक सिंपल सिंपल मतलब समझ में आता है, हार्मोनिक मोशन हो रहा है, मोशन। तो अभी हम लोगों ने जो देखे वो शुरुआत से मैं बात करूं तो पहला मोशन हम लोगों ने देखा था वन डायमेंशन का मोशन, जिसको हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन बोला था। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन देखा। देखा प्रोजेक्ट। थ्री डायमेंशनल मोशन भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा, जो कि रिलेटिव मोशन में था। रिलेटिव मोशन बेसिकली वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन तक ही हम लोग रखते हैं, लेकिन थ्री डायमेंशन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन के मोशन हम लोगों ने देख लिए, जिसमें कि हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा था या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था। तो ये एक अलग अलग तरह के मोशंस थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन में कैसा मोशन हुआ, स्ट्रेट देख लिया, पैराबोलिक देख लिया मोशन। अब सर्कुलर मोशन देखा, कोई भी पार्टिकुलर सर्कल में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में या फिर रोटेशनल मोशन भी हमारा कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन रिजिड बॉडी वो रोटेशन करता है। ये तरह के मोशन देख लिए। अब एक और तरह का मोशन आया, डेट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसा हुआ कि कोई भी पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ, आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना। इसको हम लोग टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। आगे जाना पीछे आना, फिर आगे जाना और पीछे आना, इसको हम लोग टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं।
तो ये है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल ही क्यों, सिंपल क्या है, क्यों है, समझते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को समझते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? कोई भी ऐसा मोशन जो अपने पाथ को रिपीट करे एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने पाथ को अगर वो रिपीट कर रहा है कोई भी पार्टिकल, तो उसे पीरियोडिक मोशन कहा जाएगा। तो एक सिंपल वे में बोल सकता हूँ, इट इज अ काइंड ऑफ मोशन in which a particle in which a particle repeats its path repeats its path in a fixed interval of time, in a fixed interval of time। तो इसे हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। जैसे फॉर एन एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है इसमें, तो बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि सन के चारों ओर अर्थ का रोटेशन, है ना, ये क्या है हमारा पीरियोडिक मोशन। क्या वो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है? बिल्कुल हाँ, वापस से वहीं पे आ जाएगा। और एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में भी हो रहा है, बिल्कुल हाँ। वैसे अगर जनरली देखें तो सन और अर्थ का काफी कॉम्प्लिकेटेड मोशन होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो यस मैं सर। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मून है, मून किस तरीके से अर्थ के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है, उसी तरह अर्थ भी सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है। उसी तरह का सन भी वो किसी और के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है। गैलेक्सी। हाँ सर। नहीं 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 नहीं, गैलेक्सी नहीं। अगर कोई दो स्टार्स हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास जहां पे भी होगा, उसके चारों ओर दोनों स्टार इस तरीके से रिवॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। उसको बाइनरी स्टार सिस्टम बोला जाता है, जो कि हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। तो दो स्टार अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्यूशन करता है, और ऐसे ऐसे ढेर सारे स्टार्स हैं, तो गैलेक्सी बनता है। गैलेक्सी एक दूसरे गैलेक्सी के चारों ओर रिवॉल्यूशन करते हैं। तो बहुत बड़ा अलग अलग तरह का कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि ये सन है और ये सन आगे की डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहा है, तो अर्थ जो है वो इस तरीके से इसके चारों ओर रोटेशन करते हुए जा रहा है ना। सर आपको वो मर्क्यूरी का वो थोड़ा अनयूजुअल ऑर्बिट होता है, इसके बारे में पता है क्या? पेरिहीलियन होता है उसका। ऐसा कुछ बताया क्या? ये तो पता नहीं है मुझे भी। हाँ सर, मतलब उसका जो एलिप्स है ना वो फिक्स नहीं होता, वो हर साल थोड़ा मूव होता रहता है। उसका कुछ तो रिलेटिव मोशन से है, पता नहीं। अच्छा, चेक नहीं किया, देखता हूँ मैं क्या है वो। तो जो भी है, बताने का बस इतना था कि अभी वो कॉम्प्लिकेटेड मोशन मत समझ लेना कि सन का भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो रहा है जिसके कारण से अर्थ का मोशन हो रहा है कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा हमारा अभी बिल्कुल इंटेंशन नहीं। सिंपल सा समझने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करे एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। पीरियोडिक मोशन में जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर मोशन ही करे तभी पीरियोडिक मोशन कहा जाएगा। मान लो कि एक ग्राउंड है या फिर फील्ड है जो कि इस तरीके का है, इस तरीके का फील्ड है, और कोई पार्टिकल है जो इस जगह से चलना स्टार्ट किया, और चलते 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 घूमते 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 वापस से इस जगह पे पहुंच गया। 10 सेकेंड लगा उसको यहाँ तक पहुंचने में, और फिर से चलना स्टार्ट किया और वापस से फिर से 5 सेकेंड में पहुंच गया। तो ये अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, और पाथ को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा है। इंपॉर्टेंट सिर्फ पाथ को रिपीट करना नहीं है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करना है। तो ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। आगे चलते हैं, कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन
जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑसिलेशन करना चाहिए, है ना। तो कोई भी ऐसा मोशन जो अपने पाथ को रिपीट करे फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन वो टू एंड फ्रो मोशन करे, ठीक है। एक कंडीशन और लग गया कि टू एंड फ्रो मोशन भी करना चाहिए। सो इट इज ए काइंड ऑफ मोशन, it is a kind of motion in which particle repeats its path in a fixed interval of time, in a fixed interval of time, and does to and fro motion। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि मान लो एक पेंडुलम है जिसको मैंने इस तरीके से रखा है और इसको ऊपर खींच करके मैंने रिलीज कर दिया। तो जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये वापस से इस तरफ जाएगा, फिर कुछ हाइट पहुंचने के बाद फिर वापस से नीचे आएगा, फिर इस तरीके से मोशन करते रहेगा। तो ये अपने पाथ को देखो रिपीट कर रहा है, ये जा रहा है आ रहा है, आगे पीछे करते जा रहा है, लेकिन अपने पाथ को रिपीट एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में भी कर रहा है, साथ ही साथ वो अपने पाथ को रिपीट भी कर रहा है। ठीक है। तो तीन चीज हमें ध्यान रखना है। पहला, पाथ को रिपीट करे, पाथ रिपीट करना चाहिए। दूसरा, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में होना चाहिए। और तीसरा, टू एंड फ्रो मोशन, प्रो मोशन भी करना चाहिए। तो इस तरह का अगर मोशन हुआ तो वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। सर ठीक ये है। एसएचएम भी हो सकता है। अभी हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ चीजें डिफाइन करना पड़ेगा। ऑसिलेटरी मोशन जैसे बोल दिया तो टू एंड फ्रो मोशन होने लग गया। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, उसको मैंने स्प्रिंग से टाई कर दिया, स्प्रिंग के साथ बांध दिया उसको, और ये जो ब्लॉक है थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इसको। तो ये क्या करेगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, और इस तरह का मोशन वो करते रहेगा फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा। तो इसमें दो चीज़ें हम लोग आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। एक, डेट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये है हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन इस जगह पे। और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब सबसे आखिरी वो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है आखिरी, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। और मीन पोजीशन कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन बोलने का मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वही मीन पोजीशन होगा, या फिर जिस जगह पे नेट फोर्स जीरो होगा उसे ही हम लोग मीन पोजीशन बोलेंगे। तो एक्सट्रीम पोजीशन दो होगा, इसको हम लोग एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे और एक नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। तो मीन पोजीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मीन पोजीशन क्या डिफाइन कर सकते हैं मीन पोजीशन को, इट इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल अबाउट विच इट डज ऑसिलेशन, बराबर, और द पोजीशन वेयर द नेट फोर्स इज जीरो ऑन द पार्टिकल। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल where f net is 0 or the equilibrium position, और द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसे हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन।
एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे वो मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा मीन पोजीशन से, उसे ही हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। सो इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। या फिर तुम इस तरीके से भी बता सकते हो कि एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो क्या है, जहाँ पे कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाए, वो एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाएगा। सो इट इज द पोजीशन where velocity of particle is zero, is zero। इन दोनों तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब एक बात मैं इसमें सेंटेंस लिखता हूँ, तो मुझे बताना कि वो करेक्ट है या फिर फॉल्स है। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर not oscillatory। सर जरा ऊपर करो ना। ट्रू है या फॉल्स है? तो देखो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीरियोडिक मोशन की, तो अर्थ का चारों ओर सन के अबाउट रिवॉल्व करना, ये कैसा है, हमारा पीरियोडिक मोशन है। लेकिन क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है क्या? ये ऑसिलेटरी नहीं। मोशन नहीं है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में कंपलसरी कंडीशन है कि उसे टू एंड फ्रो मोशन करना ही पड़ेगा। लेकिन सोचो अगर हमारे पास एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम में इस बॉल को इस तरीके से पीछे खींच लिया, तो ये इस तरह से मोशन करेगा। तो क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? बिल्कुल हाँ, ऑसिलेटरी मोशन है। क्या ये पीरियोडिक मोशन है? बिल्कुल हाँ, पीरियोडिक मोशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं वो सारे के सारे पीरियोडिक मोशन होंगे, है ना। और क्या वाइस वर्सा ट्रू है क्या? नहीं। अगर सारे के सारे पीरियोडिक मोशन, क्या मैं ऑसिलेटरी मोशन बोल सकता हूँ क्या? सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं। नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ऑल पीरियोडिक मोशंस, अगर लिख नॉट True हटा है। दो, है ना, और पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशन लिखा होता तो सही है या नहीं? फॉल्स हो जाता ना। फॉल्स हो जाता है सर। और हाँ सर। अभी जो लिखा हुआ है ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू। ट्रू हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग नोट में डाल करके लिख लेंगे, यहाँ ऐसा होता है, हमें पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं एसएचएम पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हम लोग करना चाहते हैं। एक होता है हार्मोनिक मोशन, ठीक है। उस हार्मोनिक मोशन का जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन होता है वो F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एन होता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्योंकि हम लोग सिंपल की बात कर रहे हैं, हम लोग सबसे सिंपल मोशन देखना चाहते हैं, तो इसमें एन का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं? 1। और एन अगर 1 हो जाता है तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और हम लोग को सिंपल ही पढ़ना है, तो कोई भी ऐसा मोशन जो एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स से डिफाइन हो जाए, उसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक और डेफिनेशन कि वो सारा चीज़ जो कि ऑसिलेटरी मोशन में कंडीशन है, वो सारा होना चाहिए
लेकिन एक और कंडीशन होना चाहिए, दैट फोर्स ऑन द पार्टिकल शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। लेकिन इतना ही नहीं, जो फोर्स होना चाहिए वो मीन पोजीशन के ही तरफ होना चाहिए। अभी हम लोग समझेंगे नीचे, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, रिपीट्स इट्स पाथ। सर वो n नंबर ऑफ ऑसिलेशन है क्या? नहीं नहीं, एन इज इंटीजर वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकता है एन का, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो ये क्या होना, रिपीट्स इट्स पाथ होना चाहिए, पहला कंपलसरी कंडीशन कि अपने पाथ को रिपीट करें। दूसरा, टू एंड फ्रो मोशन करें फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। और तीसरा क्या था, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन करें। और सबसे आखिरी कंडीशन जो है एसएचएम होने के लिए, इट इज फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इस बात का ध्यान रहे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से ही होना चाहिए। सिर्फ मैं डिस्प्लेसमेंट लिख देने से काम नहीं चलेगा, वो डेफिनेशन हमारा गलत हो जाएगा। एंड दिस फोर्स must be directed towards mean पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हाँ, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होना चाहिए उसके लिए एन का वैल्यू वो होना चाहिए, और जो फोर्स होना चाहिए वो किस तरफ लगना चाहिए, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए। बाकी सारे ऊपर वाले कंडीशन ऑसिलेशन मोशन के जितने भी सारे हैं वो सारे के सारे होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यस सर। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब पार्ट है। पहला क्या था, मैं नीचे लिखता हूँ, फर्स्ट क्या था, पीरियोडिक मोशन, उसके अंदर आया ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आया एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है और जिसमें कि सारे कंडीशन लग जाएंगे, ऑसिलेटरी मोशन वाले, पीरियोडिक मोशन वाले, और साथ ही साथ एक और कंडीशन ऐड हो जाएगा, डेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो अब इस n के बारे में समझते हैं कि ये जो n है ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। और n हम लोगों ने 1 तो इसलिए लिया है कि सिंपल वाला मुझे काम करना है, इसलिए। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, एक डाउट है, लाइक अभी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, लाइक अर्थ का अगर ऐसा कोई एक्सेलरेशन होता तो पीरियोडिक होता क्या? अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता तो, ये पूछ रहे हो, क्या बोल रहे हो? जैसे कोई सर्कुलर like- मोशन है, अगर सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया तुमने तो क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, स्पीड बढ़ने लगेगी, है ना। उसकी स्पीड क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, मैग्नीट्यूड। और क्योंकि v स्क्वायर बाय आर बढ़ेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो उसका रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट है ना, वो बढ़ नहीं सकता है। मेरी बात समझ में आई क्या? जैसे कि हम लोग, ये काइंड ऑफ ऐसा हो गया कि मैं रोड पे टर्न लेना चाहता हूँ, और रोड पे टर्न लेना चाहता हूँ तो मैं वेलोसिटी जैसे ही बढ़ाऊंगा मेरा कार स्किड करने लग जाएगा। क्यों स्किड करने लग जाता है? क्योंकि रेडियस बड़ा करेगा तो वो आसानी से उतना सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बैलेंस कर पाए, कंपनसेट कर पाए। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ, फिर वो पाथ को छोड़ करके फिर आगे निकलने लग जाएगा, डिपेंड करता है फोर्स वगैरह कैसा है। खैर, इस जगह पे वापस आते हैं हम लोग। तो वैल्यूज वगैरह लेकर के हम लोग चेक करते हैं कि एन का वैल्यू अगर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया तो क्या होगा। ये हमारे सिलेबस के दूर का बात है, ठीक है, ये सब काम का चीज़ नहीं है, मैं आगे का बता रहा हूँ। एन इज इक्वल्स टू 1 लिया तो एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए अगर मैं फोर्स देखूँ तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। तो मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है
जो कि इस जगह पे रखा हुआ है और ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर मैं दूंगा तो x क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। और डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने कर दिया तो इस जगह पे फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स फॉर्मूला होता है, तो ये है हमारा नेगेटिव और x भी है हमारा पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब कि ये कि इस ब्लॉक को अगर तुमने इस तरफ डिस्प्लेस करा तो वो वापस से उसी पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। चलो मैं इसको अब नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर लेता हूँ। x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर x नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, F विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव और x का वैल्यू नेगेटिव मल्टीप्लाई करके हो गया पॉजिटिव। डेट मीन्स फोर्स जो है अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगने लग गया। तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट दो, ये पार्टिकल ऑलवेज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इससे एक बात तय हो जाता है कि एसएचएम जो है वो सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ही हो सकता है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए नहीं हो सकता है। ओनली पॉसिबल फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इधर मैं लिख देता हूँ ओनली पॉसिबल फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन ध्यान रहे कि स्टेटमेंट वगैरह में दे दिया जाएगा या फिर ऑप्शन में मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो वो एसएचएम करेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। सारे स्टेबल इक्विलिब्रियम एसएचएम नहीं करते, आगे जाके समझ में आएगा ये बात। स्टेबल इक्विलिब्रियम है मतलब एसएचएम कर सकता है। तो ये हो गया हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन। कंडीशन क्या मतलब, काम, कि ऐसा अगर होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जरूर होना ही पड़ेगा। दूसरा अगर मैं रखूं n का वैल्यू 2, अगर n का वैल्यू 2 हो गया तो f कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर। चलो अब वापस से मैं वही काम करता हूँ कि इस ब्लॉक को इस जगह पे रखता हूँ और इसको मैं डिस्प्लेस करता हूँ इस लोकेशन से। तो पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया x इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, f इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का होल स्क्वायर विच विल बी नेगेटिव। तो फोर्स लगा नेगेटिव के डायरेक्शन में। अब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ नेगेटिव, तो फोर्स किधर लगेगा बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, फोर्स लगेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब कि ये टू एंड फ्रो मोशन तो करेगा ही नहीं, ये इधर जाएगा वापस आगे चलता चला जाएगा। तो ये हमारा कोई तरह का इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। और क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें कि ये एसएचएम नहीं करेगा, इनफैक्ट ये ऑसिलेशन ही नहीं करेगा, नो ऑसिलेशन। जब ऑसिलेशन ही नहीं हो सकता है तो एसएचएम कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अब थर्ड देखते हैं, अगर n इज इक्वल टू 3 हुआ तो f का वैल्यू तो कितना हो, मतलब वो वापस आएगा ही नहीं, वो चलता चला जाएगा। चलता चला जाएगा क्योंकि x नेगेटिव हो गया, तो फोर्स भी नेगेटिव ही ऑलवेज रहेगा, और फोर्स नेगेटिव में मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा, चलता चला जाएगा। f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स क्यूब, और इसके लिए भी हम लोग अगर चेक करें तो क्या होगा, इस जगह से मैं डिस्प्लेस करता हूँ x पॉजिटिव, तो बोलो फोर्स कैसा होगा, पीछे फोर्स लगेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव का होल क्यूब, डेट विल बी नेगेटिव। फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, और अगर मैं x इज इक्वल टू नेगेटिव डिस्प्लेस किया तो फोर्स कैसा लगेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में, फोर्स लगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन क्या ये एसएचएम है, नहीं है। क्या ये ऑसिलेशन है, बिल्कुल है। तो एसएचएम के लिए कंडीशन हमने डिफाइन कर दिया है कि n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी तो सिंपल बोला गया, ठीक है। चलो तो अब मेरे को बातें समझ में आ गई कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो लगना चाहिए डेट शुड बी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और इस सभी में मीनिंग मैं एक बार समझा देता हूँ क्या है। जब मैं F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स बोल रहा हूँ तो हर एक का मतलब है
के इज कांस्टेंट, ये क्या है हमारा कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। एक्स क्या है, कंपल्सरी ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन ही होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन कंपल्सरी, डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए और किसी और जगह से भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब कि मीन पोजीशन से ही डिस्प्लेसमेंट लेना। नेगेटिव ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन और फिर मीन या फिर मीन पोजीशन, दोनों का मतलब एक ही। और ये फोर्स केवल क्या बोलेंगे, नेट फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स, क्या बोला जाए इस एफ को, नेट फोर्स। नेट नेट फोर्स फोर्स। बोलना है, ठीक है, नेट फोर्स। क्योंकि हो सकता है 3-4 फोर्सेस लग रहे हो, जैसे कि ये मैंने स्प्रिंग से बांध दिया और ये एफ फोर्स इधर भी लगा रहा हूँ, एक एफ फोर्स इधर भी लगा रहा हूँ, तो क्या ऐसे चम करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो ये एफ एफ करेगा। कैंसिल आउट कर लेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स होना चाहिए ये नेट फोर्स कुछ इस तरीके का होना चाहिए। और भी थोड़ा मॉडिफाइड एसएचएम वगैरह होता है जिसमें हम लोग एक्सटर्नल फोर्स भी लगाते हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो मुझे पता चल गया कि ये चीज़ है ऐसा। अब हम लोग एक्सेलरेशन वगैरह देख लेते हैं और उससे हर एक चीज़ वेलोसिटी वगैरह निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन पार्टिकल इन एसएचएम। तो एसएचएम में पार्टिकल का एक्सेलरेशन देखो, कोई भी जो पार्टिकल है अगर वो एसएचएम कर रहा है तो उस पे लगने वाला जो फोर्स है उसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगर किसी भी पार्टिकल पे इस तरह का फोर्स लग रहा है तो वो एसएचएम करेगा। इसमें एम क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा इसका वैल्यू होता है, अभी हम लोग समझेंगे, ये होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, अभी हम लोग ने देखा। तो मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला और द जनरल फॉर्मूला फॉर एनी एसएचएम। ठीक है, जनरल फॉर्मूला फॉर एसएचएम, ये मैं पहले ही बता दिया ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। तो इसका डेरिवेशन कैसे हुआ था वो मैं बताता हूँ। थोड़ा ऊपर ऊपर वाले पे देखा है ना। डेरिवेशन कुछ इस तरीके से हुआ था कि ये जो स्प्रिंग है, मैं एक अभी सिस्टम ही ले रहा हूँ स्प्रिंग के साथ, हालांकि स्प्रिंग मास सिस्टम का एक अलग से हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेसमेंट कराया और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फिर इसका मैंने फोर्स वगैरह कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन वगैरह देखा। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कैसे लग रहा होगा, तो इस बात को ध्यान दो, हम लोग अब स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और इस डायरेक्शन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। चाहे हमें पता भी हो कि हाँ एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, लेकिन उसे नेगेटिव में लिखेंगे। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स जो यहाँ पे लगेगा वो कितना लगेगा, के एक्स लगेगा। क्या नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, बिल्कुल हाँ, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखो खुद पे खुद नेगेटिव डायरेक्शन में दे दिया कि फोर्स जो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है उसके कारण से एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा।
तो ये बस नेगेटिव साइन इस बात को डिनोट करता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा या नेगेटिव डायरेक्शन में। बाद में हम लोग इस नेगेटिव को लिखना ही बंद कर देंगे। तो इधर से कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ k बाय m इंटू एक्स। और क्या x जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो मीन पोजीशन से हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हुआ है, बिल्कुल। और फिर हम लोग इस टर्म को ओमेगा बोल देते हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट डिफाइन करना था, तो इस टर्म को ओमेगा स्क्वायर बोल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से आया कि अगर एक्सेलरेशन माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स है तो वो ऐसा जम करेगा, ये वेरिएशन आता है, ठीक है। मैंने पहले ही तुम्हें ये चीज़ बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है, बाकी तुम तोड़ मरोड़ के कैसे समझाओ अलग बात है। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ के बाय एम। जरूरी नहीं है कि एक स्प्रिंग ही लगा रहे, हो सकता है कोई एक ऐसा फोर्स है जिसको तुम डिस्प्लेस करने के बाद वो इस टाइप का फोर्स देता है, अल्फा एक्स का। तो मुझे के नहीं लिख करके अल्फा लिखना था वहाँ पे, है ना, लेकिन मैंने स्प्रिंग ले लिया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि स्प्रिंग कांस्टेंट के है वहाँ पे, फील है थोड़ा सा। चलो, तो ये इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो है तुम्हारा इस तरीके का मिल सकता है। पहला a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, पहला फॉर्मेशन। अगर ऐसा मिले तो हम लोग SHM का इक्वेशन बोलेंगे। एक्सेलरेशन को क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, बिल्कुल हाँ। तो इस तरह का भी फॉर्मेशन या फिर नोटेशन गिवन हो सकता है, या फिर इक्वेशन तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर इक्वेशन इस तरीके से भी लिख सकते हो, a प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर इक्वेशन कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स। या फिर इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, f प्लस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये सभी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है लिखने के, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं इक्वेशन को लिखने का। एक तरीका ये भी था dv बाई dt, लेकिन ये काफ़ी रेयरली यूज़ किया जाता है। ज़्यादा ज़्यादा कौन यूज़ किया जाता है, कितने तरीके, ये तरीका यूज़ किया जाता है, ये तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये तरीका यूज़ किया जाता है ज़्यादा, उसके बाद फिर लास्ट में तुम बोल सकते हो कि हाँ ये फॉर्मूला। बस ध्यान में होना चाहिए, एक अगर याद है तो हर एक याद रहेगा। अब इसके फ़ायदे कैसे होंगे हम लोग आगे जाकर के देखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो आ गया। अब हमें निकालना है कि जो पार्टिकल होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, वेलोसिटी क्या होगी। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। तो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकाला, अभी हम लोगों ने देख लिया कि a इज इक्वल टू जो होता है वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x होता है। तो अगर एक्सेलरेशन ऐसा है तो क्या इंटीग्रेशन वगैरह डिफरेंशिएशन वगैरह वाला काम कर सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने रेक्टिलियर मोशन में किया हुआ है ना। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख लें, बोलो, dv बाई dt, v dv by dx, v dv बाई dx लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जगह पे x है और इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिफाइन करेंगे। तो लेट से इस जगह पे है मीन पोजीशन और इस जगह पे है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन वहाँ पे जहाँ पे वेलोसिटी 0 होता है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन। चलो, तो पार्टिकल हमारा किस जगह से किस जगह तक जा रहा है वो तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो मान लो पार्टिकल जो था
वो x पे था और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v थी और वो चलते गया चलते गया चलते गया और यहाँ पे फाइनली पहुँच गया। इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो जब वेलोसिटी 0 हुआ तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा a। तो इनिशियल दिस एंड फाइनल दिस लोकेशन। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे v dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स और जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर। अच्छा लिमिट पहले बताओ कहाँ से कहाँ तक होगा, बोलो। वेलोसिटी का लिमिट किस जगह से किस जगह तक जाएगा? बी से लेकर 0 तक, v से 0 तक। और x का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर a तक। क्या इनिशियली वो इस लोकेशन पे था? हाँ, तो वो x से लेकर के a तक जाएगा, गलती नहीं करना है। तो इधर आ जाएगा हमारा v स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम v टू 0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट फ्रॉम x टू a माइनस साइन इस जगह पे जो आएगा वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। टू 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और मेरा आंसर आ गया एट वी इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एसएचएम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये फार्मूला, इसे याद रखना है। हालांकि अभी सारे फार्मूले का मैं लिस्ट दिखाऊंगा कौन कौन से याद रखने हैं। तो ये हमारा वेलोसिटी हुआ। अब वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो सबसे लास्ट में डिस्कस करें, पहले डिराइव कर लेते हैं। तो ये वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी के बाद क्या निकालना है मुझे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। इन एसएचएम तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिला है मुझे, v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मुझे क्या करना, किस तरीके से लिखना पड़ेगा? डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वैसे ये सब इंटीग्रेशन जितने भी बताए मैंने, डेरिवेशंस वगैरह काम के नहीं है तुम्हारे। रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी और फिर मैं इसमें अब लिमिट पुट करूँगा। तो लिमिट के लिए पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि इनिशियल और फाइनल लोकेशन क्या है। तो जो मैंने ऊपर इनिशियल और फाइनल पोजीशन लिया था वो हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एक ज़ीरो होना चाहिए, उसी के हिसाब से हम लोग चीज़ें करते हैं। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे है मान लो, और ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। और पार्टिकल इस जगह से चलना स्टार्ट किया था विथ वेलोसिटी v और वो यहाँ तक पहुँच पाया तो एम्पलीट्यूड a तक, लेकिन वो मैं फाइनल पोजीशन यहाँ तक ले रहा हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस x है। तो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो टाइम कितना होगा? t, टाइम t। तो अब लिमिट पुट करो। टाइम का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर के t तक, है ना? और x का कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से x तक जाएगा, 0 से x तक जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये तुम्हें जब 12th पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें इंटीग्रेशन में ये चीज़ बताया जाएगा। इसका जो इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स में होता है, साइन इनवर्स x बाय ए।
इस फॉर्म में इंटीग्रेशन होता है और ये 0 से लेकर के a तक जाएगा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। LF करके कुछ तो करते हैं ना, लॉग से करते हैं क्या सर, इसका इंटीग्रेशन लॉग से करते हैं ना कुछ। जाने दो, अभी यहाँ पे तो उसका कोई मतलब नहीं है। साइन इनवर्स एक्स बाई ए 0 से a तक जाएगा। इसमें ये तुम्हें 12th में जाकर के पढ़ाएंगे, उसमें बाय पार्ट्स वगैरह लगाते हैं, उसमें अलग ही इंटीग्रेशन का चीज़ आता है। इस तरीके से तुम करोगे। जो जनरल अभी हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से इसको नहीं किया जा सकता है। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो पहले इसमें लिमिट पुट करेंगे ए, उसके बाद फिर 0 पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा जब वैल्यूज निकालेंगे, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स अच्छा सॉरी ए तक तो नहीं जाएगा, एक्स तक जाएगा ना, ए लिख दिया यहाँ एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाय ए और ये हो जाएगा 0 और इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। और जब हम लोग इसको लिखते हैं अच्छे तरीके से तो ये हो जाएगा एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ये हमारा जनरल फार्मूला नहीं है, जनरल फार्मूला के लिए मुझे थोड़ा और सोचना पड़ेगा। क्या ज़रूरी है कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे मैं इसको ऑलवेज इसी जगह पे रखूँ? ज़रूरी नहीं है। हो सकता है टाइम t इज इक्वल्स टू 0 मैं इस जगह से स्टार्ट करूँ और वो इस जगह से चलना स्टार्ट करे, या फिर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 मैं इस जगह से स्टार्ट करूँ और वो इस जगह से मोशन करना स्टार्ट करे, है ना, हो सकता है। और अगर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे उसका पोजीशन कुछ और होगा तो ये क्या वैल्यू चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखा है मैंने वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर एक कांस्टेंट आ जाता है। तो मेरा जो जनरल इक्वेशन निकल करके आता है वो ऐसा आता है, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई। दिस इज आवर जनरल इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एसएचओ। सर वो पाए कैसे आया समझाइए। फाई कैसे आया, यहाँ पे मीन पोजीशन से हम लोगों ने एज्यूम करा कि हाँ वो मोशन कर रहा है, लेकिन वो मोशन ज़रूरी नहीं कि मीन पोजीशन से ही ऑलवेज स्टार्ट करे, वो एक्सट्रीम पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकता है, इसीलिए उस जगह पे पाया आया है। ठीक है क्या? तो अब इसमें हर एक टर्म को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। ए क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ओमेगा तो हमें पता है, ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड फाई क्या है हमारा, इसको मैं फाई नॉट बोल लेता हूँ। इसे फाई नॉट को बोला जाता है इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट या फिर इनिशियल फेज बोला जाता है। और ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को बोला जाता है फेज ऑफ द एसएचएम। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, इन दोनों चीज़ को, और इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसी के कारण से, फेज के कारण से इतना जो है सुपरपोजिशन वगैरह हो पाता है। ठीक है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न वगैरह हमें मिलते हैं, तुम्हें तो पता नहीं चल रहा होगा क्या मैं बोल रहा हूँ। आगे जाकर के हम लोग दो वेव्स का मतलब कि क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, वो फेज से ही डिटरमाइन हो पाता है। फेज कांस्टेंट एंड फेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं और इसका क्या मतलब है उसे समझते हैं। सर फेस ऑफ द के बाद में क्या लिखा है? फेज ऑफ द एसएचएम, फेज
ऑफ द SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। यस। तो इस फाइनॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज या फिर फेज कांस्टेंट। और ये क्या बताता है? ये पार्टिकल का पोजीशन बताता है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। क्योंकि इनिशियल लिखा गया है तो इसका मतलब इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0। इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल का, वो फाइनॉर्ड बताता है। ठीक है, सो इट गिव्स us the information of the particle at t is equals to 0। देखो अभी हम लोग इसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। कैसे फाइनॉर्ड का वैल्यू से हमें इनिशियल पोजीशन पता चल रहा है। मान लो x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इस तरीके से दिया गया। तो फाइनॉर्ड कितना हो गया? पाई बाई टू हो गया। तो हम लोग निकालना चाहते हैं कि इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का क्या है। तो इनिशियल जब भी होता है वहाँ पे टाइम होता है 0। और जब हम लोग इसमें टाइम 0 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू ए। क्या x प्लस ऑफ ए है? बिल्कुल हाँ। इसका मतलब पार्टिकल जो है वो किस जगह से स्टार्ट हुआ है? एक्सट्रीम पोजीशन से, और इस तरफ चलना स्टार्ट किया। वो मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट नहीं किया। मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पार्टिकल कहाँ पे था? एक्सट्रीम पोजीशन। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एक और एग्जांपल ले समझा सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लो मान लेता हूँ x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री लिख दिया मैंने। ठीक है, बोला कि बताओ इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था? t इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a साइन 0 प्लस 37 कितना होता है? 3/5। 3/5। ये हो जाएगा 3 बाय 3/5। 5 i विच विल बी इक्वल्स टू 0.6 है। मतलब कि पार्टिकल जो है वो इस लोकेशन पे है 0.6 ए पे। और ये पार्टिकल अब लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है, ये कैसे डिसाइड करेंगे तुम मुझे बताओ। है ना, ये इतना सा इंफॉर्मेशन दे दिया। फाइनॉर्ड किस बात का इंफॉर्मेशन देता है कि इनिशियली t इज इक्वल्स टू 0 पे कहाँ पे? 37 डिग्री इज फाइनॉर्ड। अब ये लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है? सर पॉजिटिव साइन से। ये अभी तो राइट के डायरेक्शन में जा रहा है। और आगे हम लोग जा करके समझेंगे कैसे। एक और तरीका है समझाने का, मैं समझा सकता हूँ। क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ इधर से? बिल्कुल हाँ। कैसे करते हैं वेलोसिटी? वेलोसिटी निकालने का तरीका है डिफरेंशिएशन। dx बाई dt टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो तो cos आ जाएगा। और cos जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cos 37 कितना होता है? पॉजिटिव होता है या निगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है क्या? खैर इस पे तो अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन वगैरह करना है। अभी नहीं समझ में आया तो कोई भी टेंशन मत लो, आगे पूरा अभी बचा हुआ है, इसे बहुत बार करेंगे हम लोग। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? इनिशियल फेज। अब नेक्स्ट क्या है? फेज ऑफ द एसएचएम। ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? फेज और फेज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा टी प्लस प्लस पाई नॉट से। ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ये किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल का पोजीशन बताता है। फाई नॉट क्या बताता है? टी इज इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन बताता है कहाँ पे था। और ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ये बताता है कि किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल कहाँ पे है। तो इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन of the particle at any time t।
किसी भी टाइम टी पे हमें इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि x गिवन था, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ पाई टी प्लस ऑफ प्लस कितना ले लूँ, प्लस 0 ले लेता हूँ अभी के लिए फिलहाल। तो मुझसे पूछा गया कि बताओ टाइम t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे था। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। x इज इक्वल टू a साइन ऑफ पाई इंटू 1/2 और ये कितना वैल्यू दे देगा, साइन पाई बाई टू इज 1। सो x कितना आ जाएगा a। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल जो है वो कहाँ पे था, t इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये चीज़ तो 0 है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे था और टाइम जब 1/2 सेकेंड हुआ तो उस समय पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। चलो ठीक है, एक बार वापस से इस एग्जांपल को देखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि इस बार थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। बोला गया x इज इक्वल टू a साइन ऑफ पाई टी प्लस ऑफ पाई बाय 3, ऐसा कुछ इक्वेशन गिवन है। और बोला गया कि टाइम t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड पे बताओ पार्टिकल कहाँ पे था, कहाँ पे है या कहाँ पे था, जो भी पूछ लिया जाए अगर हमसे। तो इन्फॉर्मेशन पहले गैदर करो, पार्टिकल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे था, मुझे इससे पता चलेगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा, साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 कितना होता है, बोलो, √3/2। तो आ जाएगा a√3/2। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो था, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पहले मैं बना देता हूँ। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो t इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल था वो इस जगह पे था, मतलब इस लोकेशन पे। और उसके बाद फिर वो आगे जाएगा, जाने के बाद फिर वापस से रिटर्न हो रहा होगा। अभी अब वापस से t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड पे आते हैं। तो x का वैल्यू कितना आएगा, a साइन ऑफ टाइम का वैल्यू पुट करो 1/2 प्लस पाई बाय 3। a/2 आ रहा है, कितना आ रहा है ये, a/2 साइन 90 प्लस 60 150। साइन 150 कितना होता है, 1/2 प्लस या माइनस में, प्लस प्लस में। तो इधर आ गया a/2। तो ये उस टाइम पे a/2 पे था। तो a/2 कैसे आएगा, इधर से गया, जाने के बाद फिर वो इस लोकेशन पे आया a/, तो a/2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ऑलवेज जो x मिल रहा है वो हमें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन मिल रहा है। और ये भी जो चीज़ मिला है मुझे, x इज इक्वल टू √3 a/2, वो भी मीन पोजीशन से ही मुझे मिला है। ठीक है, तो पार्टिकल सर इस तरीके से, इस तरह के। हाँ बोलो। सर ऐसा भी हो सकता था ना, वो उस पोजीशन से डायरेक्ट इस पोजीशन पे आ रहा हो, लाइक मेन पोजीशन के साइड से जा रहा हो। मोशन जो करेगा वो ऑलवेज ऐसा ही करेगा, ये इस तरीके से ऐसा ही करेगा, इस बात को जान लो। ठीक है क्या, या फिर, हाँ सर। हाँ मैं सारे केसेस डील कर लेता हूँ। या फिर वो ऐसा करेगा, ठीक है, या फिर वो ऐसा करेगा। तो डिपेंड करता है तुमने पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा लिया है। इसमें पॉजिटिव इधर है और इसमें पॉजिटिव इधर है। अब वापस से आते हैं यहाँ पे। हो सकता था कि पार्टिकल का पोजीशन तो हमारा फिक्स्ड है, हो सकता था कि वो ऐसा भी हो जाए, ये है मेन पोजीशन, और वापस से इसी लोकेशन पे आ जाए। या फिर हो सकता है घूम करके वापस से फिर यहाँ पे आ जाए। हमें कैसे पता कि बीच में कितने चक्कर काटे, या फिर हाँ एक सर। ही बार में यहाँ पे पहुंच गया। तो ये जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड वगैरह हमें डिफाइन करना बाकी है। अभी के लिए बस समझ लो कि हाँ आ गया है। ठीक है, ठीक है, तो हमें फेज वगैरह समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया। अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। डेट इज एम्पलीट्यूड तो डिफाइन कर ही लिया, एक टाइम पीरियड डिफाइन कर देता हूँ और एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर देता हूँ। टाइम पीरियड,
तो टाइम पीरियड क्या होता है, जनरल डेफिनेशन है, आज तक हर एक जगह पे वही यूज़ किया जाता है, तुम भी वही यूज़ करो। एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, या फिर एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to complete one oscillation। ठीक है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसे हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। मैं पहले मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन बना लेता हूँ। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल जो है वो आगे गया, फिर पीछे आया और फिर यहाँ पे आया, तो एक ऑसिलेशन हो गया। और अब जो है वापस से नया ऑसिलेशन जो करेगा वो क्या करेगा, अपने पाथ को बस रिपीट करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो इस वन ऑसिलेशन को करने में कितना टाइम लगा उसे ही हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। अब हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टाइम पीरियड इसे भी बोला जा सकता है कि ये भी तो वन ऑसिलेशन है, यहाँ से यहाँ तक आ जाए। बोलो, है ना? हेलो, यस सर। हाँ बोलते जाना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये भी क्या है, एक सिंगल ही ऑसिलेशन तो हुआ है, तो इसे भी हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे और इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। इसका रिलेशन सबसे लास्ट में बता देता हूँ, बेसिक रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से डिफाइन करते हैं, बोलो। रेवोल्यूशन पर, मतलब नंबर ऑफ oscillations per ऑसिलेशन, second। हाँ नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम बोल दिया जाता है जनरली। सो इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, इसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t। तो मैं एक फॉर्मूला सिंगल से लिखूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t। सर्कुलर मोशन में जो फॉर्मूले तुम लोगों ने पढ़े हैं वही फॉर्मूले यहाँ पे भी होता है। तो एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, डेट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf इज इक्वल्स टू 2π/t। इसी में सारे फॉर्मूले इंक्लूड है। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा निकल सकता है, टाइम पीरियड निकल सकता है। अगर टाइम पीरियड गिवन है तो फ्रीक्वेंसी निकल सकता है, ओमेगा निकल सकता है। इसमें टोटल 3 क्वांटिटी है, जिसमें कि एक क्वांटिटी पता होना चाहिए, तो दोनों क्वांटिटी तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है क्या? हाँ सर। Yes, sir. यस Okay. सर। तो ये हो गया हमारा काम। अब ऐसा ये बोलो, क्या बोल रहे हो? पेज ऊपर लो ना। एसएचएम में हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन को देख लेते हैं कितना होगा। क्योंकि अभी ये सब थ्योरी वगैरह चल रहा है तो टेंशन मत लो, इसके बाद जस्ट अब क्वेश्चंस वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी पार्ट है, और वापस से आज का आज जाकर के इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेना। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो नई चीज़ तुमने पढ़े हैं दिमाग में एक बार में अच्छे तरीके से चला जाएगा।